Hello everyone. Today we are going to start a new series, that is Geography series. And this series will include the chapters from NCERT as well as the GC Leong book. So it means the series will cover both the books and the medium will be bilingual. Means I'll be explaining in Hindi also and in English also. Means it will be a bilingual. So the second chapter of the NCERT is Origin and Evolution of Earth. सो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हाउ अर्थ फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म हुआ है, द थियरीज ऑफ इट्स इवोल्यूशन. मीन्स इस चैप्टर में हम ये सब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद विल गेट टू नो दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टुक प्लेस, व्हाट आर द थियरीज फॉर इट्स इवोल्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एज वेल एज द प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम, देन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन द लास्ट. सो लेट्स स्टार्ट. So there were early theories as well as the modern theories. मतलब इसके रिगार्डिंग हमें early theories भी दी गई हैं, modern theories भी दी गई हैं. तो जो early theories में हमारे पास है वो है nebular hypothesis, जो दिया था German philosopher Immanuel Kant. And this theory, nebular hypothesis, was revised by the mathematician Laplace in 1796. In general ये theory क्या कहती है कि ये है आपका nebular cloud. ये है आपका नेबुलर क्लाउड. इसमें हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं. हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं इन शॉर्ट आपको इस थ्योरी के बारे में बता रही हूँ. अर्ली थ्योरी जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर और ये जो नेबुलर क्लाउड है ये रोटेट कर रहा होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंटर पे हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम का फ्यूजन रिएक्शन होता है और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और सन का फॉर्मेशन कोर में होता है. तो ऐसे ही करके सारे मैटर्स कोलाइड करते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ अक्रीशन हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स, स्टार्स एटसेट्रा बनते हैं. हम इनके बारे में अभी डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे. अभी आप इस थ्योरी का बस बेसिक देखिए. चलिए हम इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने वहाँ पे बनाया है. ये है आपका ओरिजिनल क्लाउड. ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिफ्यूज है. मीन्स इसी से हमारा स्टार्स, प्लैनेट सब बनेंगे. तो ये क्या है, ये स्लोली रोटेट कर रहा होता है और जैसे जैसे रोटेट करता है इसका मास जो है सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है. मीन्स ये कोलैप्स होने लगता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये से सेंटर की तरफ कोलैप्स हो रहा है. नाउ जैसे, और ये जो क्लाउड है ये जैसे जैसे कोलैप्स हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा हीट इकट्ठा हो जाता है. मैंने जनरल आप समझते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे एयर राइज करती है वो एक्सपैंड करती है और वो ठंडी होती है. जैसे एयर नीचे आती है वो एक जगह कंसंट्रेटेड होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाती है. ये वैसे इससे कोई मैच नहीं कर रहा बट स्टिल आप इसी वजह से समझिए. जैसे जैसे ये सारा क्लाउड एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा. अब इस एक्चुअली इस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है. एंड ये जो है क्लाउड क्या करता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत ही तेजी से रोटेट करने लगता है. अब जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, कोलिजन होता है उनके बीच में और एक डिस्क शेप का फॉर्मेशन होता है इसके अराउंड. इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंटर पे मास कंसंट्रेट हो जाता है और उसके साइड में एक डिस्क जैसा मैटर क्रिएट होता है और उसके बाद उसमें हमारे प्लैनेट्स वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं. ये जनरली हमारे सोलर सिस्टम का नॉर्मल थ्योरी है. ये मैंने आपको यहीं पे यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि रोटेट कर रहा है और रोटेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम ये पास में आके अपना कोर फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता है और ये और फास्ट रोटेट करते जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे भी आपका ये प्लाज्मा क्रिएट होता है और बाकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन होते हैं. नाउ हर एक चीज़ हमारे सोलर सिस्टम का हर एक चीज़ इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस नेबुलर क्लाउड. लेकिन एक और चीज़ है, सबसे पहले हमारे स्टार्स बने हैं, उसके बाद हमारे बने हैं प्लैनेट्स. मतलब यहाँ पे स्टार्स वर फॉर्म्ड मच अर्लियर देन प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड. बिकॉज हमारा जो सन है वो भी तो एक स्टार है. स्टार बने हैं उसके बाद ही प्लैनेट्स बने हैं. ये एविडेंट हमारे पास डेटा भी है कि 1 to 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा स्टार. मतलब कुछ हमें 1 बिलियन साल पुराने भी दिखते हैं, कुछ हमें 10 बिलियन साल. मतलब स्टार्स का फॉर्मेशन तो अभी तक चल रहा है, होते रहता है. और प्लैनेट्स जो हैं हमारे पास वो 4.5 बिलियन ईयर्स में बने हैं. तो हम स्टार्स हमारे ज़्यादा पुराने हैं. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो लाइटर एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये नेबुलर क्लाउड की बात कर रहे हैं, ये जा रहे हैं सेंटर में। जैसे जैसे नेबुलर क्लाउड रोटेट कर रहा है, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो चले गए बीच में, और जो हैवियर एलिमेंट्स हैं और भी डिफरेंट मैटर है वो बाहर की तरफ निकल आए। तो सेंटर में हमारे हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्यूज करके हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ हैवियर एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे बाहर की तरफ आ गए। ये नेबुलर क्लाउड से ही हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना है। नाउ अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर मेड आउट ऑफ डेंसर एलिमेंट्स देन द स्टार्स। सो जो हमारा सन है वो अर्थ का बना है, बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं इस नेबुलर क्लाउड में यही हुआ था कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो बीच में चले गए, हमारे सन का फॉर्मेशन करा, और जो भी हैवियर एलिमेंट्स हैं इन कंपैरेटिव टू दिस हाइड्रोजन एंड हीलियम वो मोस्टली बाहर आ गए। और इंक्लूडिंग दिस हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऐसा नहीं था कि सारे हाइड्रोजन हीलियम हमारे सन में कंसंट्रेटेड हो गए, वो भी बाहर आए और उन्होंने हमारे बाकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करा। नाउ हेवियर एलिमेंट्स स्टार्टेड फॉर्मिंग द स्मॉल क्लम्प ऑफ क्लाउड्स। अब जैसे ये देखिए नेबुलर क्लाउड, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हेवियर एलिमेंट जो बाहर की तरफ मूव करें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लम्प्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर हमारे मतलब बहुत सारे रीजन से, रोटेशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, कोलिजन, इन सारे की वजह से ये क्लम्प्स फॉर्म होंगे और हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ हमने देखा सन के चारों तरफ एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बन गया। अब उसमें से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आसपास ऐसे अक्रीशन से साथ साथ आएंगे और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो अक्रीशन का फिनोमिना है, इसमें क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो आएंगे सेंटर की तरफ, तो हमारे ये एक्चुअली हमारे अर्थ का ही फॉर्मेशन है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर। जो सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट है वो आएगा सेंटर, उसके बाद बाहर, और उसके बाद और आउटर में जो लेस डेंस मटेरियल है वो। इसलिए हमारे कोर में मिलता है निकल एंड आयरन, द हेवियर मेटल्स। तो इसी वजह से ये है अक्रीशन का फिनोमिना। हमारे प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अक्रीशन से हुआ है, और यहाँ पे जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ गए हैं और लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हुआ। बाहर वाले में लाइटर एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ना ये हमने कर लिया अर्लियर थ्योरी। अब जो बिग बैंग थ्योरी है हम उसको देखने जा रहे हैं, ये हमारी है मॉडर्न थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी में ये बोलती है कि पहले यूनिवर्स, मतलब ये जो बिग बैंग हुआ ये है इवेंट जो हुआ बिग बैंग। बिग बैंग से पहले बस एक सिंगुलर एटम था, डॉट, विच वॉज नथिंग, एंड आफ्टर दिस इवेंट देयर वॉज समथिंग एंड इट वॉज दिस सोलर सिस्टम। ना उसके बाद से हमारा जो सोलर सिस्टम इस इवेंट मीन्स इस बिग बैंग के बाद से हमेशा ही एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन हमारी गैलेक्सीज एक्सपैंड नहीं कर रही है, ओनली द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सो इसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। आवर यूनिवर्स हैड अ बिगनिंग, means this is the beginning. This singular dot ये है beginning. Prior to that moment means this event there was nothing except this singular dot, and after that there was the universe, and this universe is still present and expanding today. Now this Big Bang theory explains what happened before and after that moment. Means this event Big Bang से पहले क्या था और after उसके बाद क्या था वो हमें बताती है Big Bang theory. नाउ हमें ये कैसे पता है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, मतलब हमें कोई डेटा किसी ने बताया होगा, किसी साइंटिस्ट ने। सो 1920 में हमें एडविन हबल बताते हैं कि उन्होंने एविडेंस दिया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। उन्होंने बताया कि गैलेक्सीज दे आर मूविंग अवे विथ टाइम, समय के साथ गैलेक्सीज दूर जा रही है एक दूसरे से। इसके लिए एक बलून का एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे ये है इन्फ्लेटेड बलून। पहले एक बलून पे सारे डॉट्स डाल दिए, उसको इन्फ्लेट करा, तो ये डॉट्स जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो एक एक्सेप्शन है इसमें कि गैलेक्सीज यहाँ पे एक्सपैंड नहीं करी, ऑल्दो इस बलून में डॉट्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे थे, बट ये पार्शियली ट्रू है। तो हमारी गैलेक्सीज एक्सपैंड नहीं कर रही है, बस गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। नाउ इफ वी सी द डेवलपमेंट स्टेजेस, मीन्स ये कैसे डेवलप हुआ हमारा बिग बैंग थ्योरी में। नाउ बिगिनिंग में क्या था, all matter forming the universe existed at one place in the form of this tiny dot, or we can say a tiny ball. Means before this event सारा का सारा matter एक जगह concentrated था इस single से dot में, in the form of this singular atom. और ये जो single tiny ball है, singular atom है, इसका क्या था, बहुत ही कम वॉल्यूम, बहुत कम, but it had infinite temperature, infinite density. डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था।
ऐसा माना जाता था कि ये जो सिंगुलर एटम है इट वाज द कोर ऑफ द ब्लैक होल, एक ब्लैक होल का मीन्स ये एक ब्लैक होल के कोर के पास था, और मतलब ऑलमोस्ट एक कोर ही था जिसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, और जो भी फाइनाइट मैटर था वो इसके अंदर मतलब चला गया था। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। सो फाइनाइट मैटर इज एक्चुअली स्क्वाज्ड इनटू दिस इनफाइनाइट डेंसिटी, इट वाज सो इंटेंस। देन नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, ये जो छोटा सा सिंगुलर एटम है और दिस टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, और उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करता रहता है और हमारा यूनिवर्स का जन्म होता है। दैट्स द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। और ये जो इवेंट था, इस इवेंट से पहले मींस कुछ सेकंड की बात है, एक सिंगुलर एटम था, इवेंट हुआ और जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारा यूनिवर्स आ गया, एंड दिस यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। उस समय से अब तक ये जो सिंगल सा डॉट है जो कि इस इवेंट के बाद, बिग बैंग के बाद बस कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड ही कर रहा है, और हमारा यूनिवर्स बस इवेंट के बाद फॉर्म हो गया था। मींस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारा यूनिवर्स आ गया था। इट इज जनरली एक्सेप्टेड कि जो इवेंट है बिग बैंग का वो कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। मीन्स अभी से मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग इवेंट हुआ। सो विद इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ बिग बैंग के पहले सेकेंड में ही कुछ एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड एंटी मैटर। अब ये जो मैटर एंटी मैटर है ये है अपोजिट पार्टिकल्स, सो दे डिस्ट्रॉयड ईच अदर। मतलब जनरली मोस्ट ऑफ दिस मैटर एंड एंटी मैटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन कुछ मैटर सर्वाइव कर गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमारे स्टेबल पार्टिकल्स हैं उनका एग्जिस्टेंस हुआ। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब ये आए इस मैटर में जो सर्वाइव कर रहे हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ। और अगले ही 3 मिनट में जो टेम्परेचर था हमारे यूनिवर्स का वो बहुत ही ज्यादा गिर गया। मीन्स हमारा जो यूनिवर्स है बहुत ठंडा हो गया, एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस। मीन्स एक्सप्लोजन के 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे मैटर एंटी मैटर का फॉर्मेशन होता है, कुछ मैटर सर्वाइव करते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद अगले 3 मिनट में टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब उसके बाद क्या होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स है, अब मतलब ये हमारा जो यूनिवर्स है वो काफी हद तक ठंडा हो चुका था, तो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, हीलियम न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर एक न्यूक्लियाई बनेगा। सो इसी वजह से उसके बाद 3 लाख साल बाद, 3 लाख ईयर्स आफ्टर दिस 3 लाख ईयर्स हमारा जो यूनिवर्स था वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो चुका था। सो आफ्टर दैट जो हमारे न्यूक्लिया है, मीन्स आफ्टर दिस 3 लाख ईयर्स हमारा जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का काफी ठंडा हो चुका था। सो ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं ये एक साथ आके एटम्स बनाते हैं, एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और हमारा जो यूनिवर्स है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, विच गॉट फिल्ड विद द क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मीन्स यहाँ पे हुआ हमारे नेबुला का बर्थ। तो हमारे यूनिवर्स के बाद ऐसे हुआ था नेबुला का बर्थ, और नेबुला के बाद हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है यूनिवर्स की जो हो गई थी, मीन्स ये एटम्स के फॉर्मेशन के बाद, वो है हमारा नेबुलर क्लाउड। नाउ हमें ये तो पता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, हमें ये पता है, और एक गैलेक्सी जो कि मिल्की वे है उसका पार्ट है हम लोग सोलर सिस्टम, बट वी डोंट नो वेदर देयर इज अनदर यूनिवर्स। इसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। नाउ स्टार्स का फॉर्मेशन, हमें स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो स्टार्स हैं वो प्लैनेट से पहले बने, मींस 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। मींस ये डेटा ही हमें बताता है स्टार्स का फॉर्मेशन पहले हुआ। टेक द एग्जांपल ऑफ आवर सन भी पहले ही बना है। सो स्टार्स फॉर्म्ड अर्लियर देन द प्लैनेट्स। सो अभी हम लोग स्टार्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं। हमारे यूनिवर्स में जैसा कि हमने देखा था कि जो मैटर है और एनर्जी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, दैट इज डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज इन एवरी मैटर। हर एक मैटर में डेंसिटी का डिफरेंस था। सो इसी वजह से उनके बीच में हुआ अट्रैक्शन, इसी वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड, और ये एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली कोलाइड करके फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट करते गए, जिसकी वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ।
अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में अभी इन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। स्टार्स में क्या हुआ, जैसे ये नेबुला क्लाउड है, ये जो स्टार्स थे इसी नेबुलर क्लाउड में लंप ऑफ गैसेस थे। जैसे हमने ये देखा, ये है हमारा नेबुला, इसमें ऐसे ऐसे लंप्स में ये हमारे स्टार्स प्रेजेंट थे। अब ये जो लंप है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा कोर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही आप ये मान लीजिए हमारे नेबुलर क्लाउड में जैसे ही कोर बना तो उसमें से आप मान सकते हैं कोर से सन का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टार्स थे वो भी लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस थे विद इन दिस नेबुला, और उस लंप के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कोर जो है क्रिएट होता है और उसके साइड में बनता है रोटेटिंग डिस्क ऑफ दिस गैस एंड डस्ट। नाउ ये जो गैशियस कोर है अराउंड दिस, ये जो कोर है वो भी गैशियस है बिकॉज इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम है। हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ कोर की तरफ जाते हैं। नाउ द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, अब वो थोड़ा ठंडा होने लगता है जो भी है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। अब ये हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन बता रहा है कि हमारा जो ये जो हमारा जैसे आप मान सकते हैं नेबुलर क्लाउड है, इसमें हमारा ये है लंप ऑफ गैस। अब इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है गैशियस कोर का फॉर्मेशन करते हैं फ्यूजन रिएक्शन से, वो एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और हमारे कोर का फॉर्मेशन करते हैं। इस कोर के साइड में क्या होता है, एक रोटेटिंग डिस्क बनती है जो कि गैस और डस्ट की होती है, और उसी गैस और डस्ट में से हमारे इन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। अभी हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो पहले वो बनते हैं प्लैनेटिसिमल्स, और फिर मतलब ये एक्रीशन बता रहा है, प्लैनेटिसिमल्स बने, उसके बाद ये प्लैनेटिसिमल्स बेसिकली क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज को इकट्ठा करके ऐसे एक प्लैनेटिसिमल बना, और ये बना है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कोलिजन से। उसके बाद ये जो प्लैनेटिसिमल्स हैं वो एक दूसरे पे अक्रीट करके लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन करके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ तो आपने ये स्टार्टिंग में देखा था कि जब अक्रीशन होता है तो उसमें हैवियर एलिमेंट सेंटर की तरफ जाता है और लाइटर एलिमेंट बाहर की तरफ आता है। लेकिन ये जो है स्टार्स के फॉर्मेशन में जब कोर बनता है इस गैशियस क्लाउड में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम सेंटर पे जाता है फॉर्मिंग दिस गैशियस कोर। सो इस डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। ये है हमारा नेबुलर क्लाउड। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो यहीं से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, एंड दिस क्लाउड वाज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर क्लाउड। अब क्या होता है इसमें कि ये जो क्लाउड है कोलैप्स करने लगता है ड्यू टू एनी रीजन, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाता है और वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगता है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करता है वैसे वैसे लाइटर एलिमेंट्स हमारे कोर पे चले जाते हैं, और वहां पे हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करके हीलियम में फ्यूज होने लगता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और हमारे सन का वी कैन से हमारा सन बॉर्न होता है। अब इसकी वजह से क्या है, जो भी मटेरियल बच जाता है वो हमारे सन के अराउंड एज अ रोटेटिंग डिस्क रिवॉल्व करने लगा, ऐसे ऐसे घूमने लगा उसी के अराउंड, एंड दीज। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ क्लम्प्स में फॉर्मेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था रेगुलर, हमारा जो यूनिवर्स है वो ठंडा भी हुए जा रहा था, तो जो भी मटेरियल है सन के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे क्लम्प्स के फॉर्मेशन में पास आते गए एक दूसरे के। दीज क्लम्प्स बिकेम आर प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मून्स। ये हमारा मतलब एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, बट ऑल्दो ये अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे अच्छे से समझा सकूँ। हमारे सोलर सिस्टम्स में अभी प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं, और जो प्लूटो था उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है। ड्वार्फ प्लैनेट इज बेसिकली एनी राउंडेड मास ऑफ मेटल, रॉक, गैस मूविंग अराउंड द सन नॉट लार्ज इनफ टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। नाउ हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सन, वो हमारे प्लैनेट से भी काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी ओल्ड हैं। Asteroids, meteors, comets, dust and gases, and these dust and gases are responsible for the formation of newer planets. ये dust and gases की वजह से ही हमारे नए नए planets फॉर्म होते रहते हैं। तो हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिख रहा होगा,
एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड जो भी इसके बाहर है उन्हें हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। तो एनसीईआरटी में जब इनके बारे में डिफरेंस दिया है तो हमें इनके बारे में डिफरेंस जानना है। आप देख सकते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले हमारे पास मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और उसके बाद है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो अभी हमने देखा, वो हमारे सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में है, एंड ये रॉक्स और मेटल से बने हुए हैं। सोलर विंड जो है, देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन, उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, और ये जुपिटर, सैटर्न, इनका भी कंपैरेटिवली अर्थ, वीनस, मार्स से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा है। तो यहाँ सन के पास से निकलती हैं सोलर विंड्स। तो ये जो सोलर विंड है, ऊपर से सन की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स सबके ऊपर गैसेस थे। तो इस सोलर विंड ने इतना इंटेंस था इसका इम्पैक्ट कि सारे हमारे जो भी गैसेस थे उनको ले गई अपने साथ। लेकिन यहाँ जुपिटर पे क्या है, एक तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है, और साथ में इन जुपिटर, सैटर्न, इनका खुद का भी ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, तो ये अपने गैसेस को बांध के रखे थे। जो भी इनके पास एटमॉस्फेयर में गैसेस थे उनको उन्होंने एस्केप नहीं होने दिया। बट हमारा जो अर्थ है उसके पास उतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, और कंपैरेटिव टू सन। तो हमारे जो इनर प्लैनेट्स थे, दैट इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दीज प्लैनेट्स कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। एक तो वो छोटे थे, ऊपर से उनकी ग्रेविटी भी काफी कम थी। जोवियन प्लैनेट्स हो गए एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर वाले, जो भी हमने देखा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हमारे गैस और डस्ट के बने हुए हैं, और ये ज्यादा इनकी जो सोलर विंड था वो ज्यादा इन पे इम्पैक्ट नहीं कर पाई। सोलर विंड वॉज नॉट दैट मच इंटेंस एंड हैड नॉट दैट मच इम्पैक्ट ऑन दीज जोवियन प्लैनेट्स। तो अब हम देखते हैं मून का फॉर्मेशन। 1838 में जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट करा कि हमारा जो अर्थ एंड मून था वो एक ही बॉडी था, सिंगल रोटेटिंग बॉडी, और इस डम्बल शेप में था, इस तरीके से। और हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद ये आपस में अलग अलग हो गए और रोटेट करने लगे, मींस इस तरीके से। तो ये जो डिप्रेशन है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला था कि वो हमारा पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन है, क्योंकि हमें पता है पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। तो ऐसा इन्होंने बोला था जॉर्ज डार्विन ने। बट आजकल जो थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है, साइंटिस्ट इस थ्योरी से एग्री नहीं हुए थे, वो है हमारी द बिग स्प्लैट थ्योरी और द जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है कि बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ द मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ, एंड जैसे ही अर्थ का मीन्स जस्ट शॉर्टली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तुरंत उसी टाइम एक ऑलमोस्ट मार्स साइज की बॉडी आके उसे कोलाइड करती है, और उसका काफी सारा पार्ट हमारे जो यूनिवर्स है उसमें फेंक देती है। तो वो जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो अर्थ के अराउंड काफी समय तक रिवॉल्व कर रहा होता है, चारों तरफ घूमता रहता है, एंड कॉन्टिन्यू टू ऑर्बिट। एंड प्रेजेंट मून उसके बाद धीरे धीरे वही बाय द सेम प्रोसेस ऑफ दिस अक्रीशन धीरे धीरे वो भी फॉर्म कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल एटसेट्रा। पहले वो ब्लास्टेड मटेरियल की तरह से फॉर्म करके घूमता रहता है, उसके बाद वो मून के शेप में आ जाता है। तो मून का क्या है, 4.4 बिलियन ईयर्स अर्थ के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं द जाइंट स्प्लैट थ्योरी। ये है ऑब्जेक्ट जो कोलाइड करता है, उसका काफी पार्ट हमारा यूनिवर्स में फेंक देता है, उसके बाद वो इस तरीके से रोटेट करता है, काफी मीन्स रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, एंड देन फाइनल मून का फॉर्मेशन होता है। सो हमने इसमें मून का फॉर्मेशन देख लिया, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन देख लिया, स्टार्स का फॉर्मेशन देख लिया, नेबुलर क्लाउड से कैसे हमारे प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स बने हैं, एस्ट्रॉइड एटसेट्रा, इन सब का फॉर्मेशन देख लिया है हमने, सोलर सिस्टम को भी देखा है। हमें अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो होगा हमारा द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मीन्स पहले वो एक वी कैन से बहुत ही हीट बॉल था, और उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होकर कैसे उसके अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर भी देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डालूंगी। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।